नमस्कार, रात 10 बजे में स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। शुरुआत मध्य प्रदेश से, जहां 5 नगर निगमों समेत कुल 214 नगरीय निकायों की चुनावी नतीजे आज आ गए। 5 नगर निगमों की बात करें तो बड़ा उलटफेर हुआ। बीजेपी कांग्रेस के खाते में 2-2 सीटें आई, जबकि कटनी में निर्दलीय महिला प्रत्याशी प्रीति सूरी ने चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। 5 नगर निगमों के नतीजे बीजेपी के लिए सदमा और कांग्रेस के लिए सौगात से कम नहीं रहे। पिछले चुनाव में ये 5 मेयर सीटें बीजेपी के पास थी। रीवा की बात करें तो यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा ने 24 साल बाद पार्टी का सूखा खत्म करते हुए बीजेपी के प्रबोध व्यास को 9000 वोटों से हराया। मुरैना में कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी शारदा सोलंकी ने 12874 वोटों से जीत दर्ज करते हुए बीजेपी की मीना जाटव को हरा दिया। वहीं रतलाम में दूसरी बार नगर निगम चुनाव हुए हैं। पहली बार बीजेपी ने मेयर बनाया था, अब दूसरी बार भी बीजेपी के मेयर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने 8591 वोटों से जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस के मयंक जाट को हराया। देवास में बीजेपी उम्मीदवार गीता अग्रवाल ने 45,884 वोटों से रिकॉर्ड जीत हासिल की। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र कटनी के नतीजे हैरान करने वाले रहे। बीजेपी कांग्रेस को खारिज कर जनता ने बीजेपी की बागी और निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी को जिताया। प्रीति सूरी ने बीजेपी की ज्योति दीक्षित को 5000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिका और नगर परिषद में मिली बम्पर जीत से बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दूसरे चरण के नतीजे के बाद जमकर जश्न मनाया गया। दूसरे चरण के निकाय चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी दफ्तर में जमकर आतिशबाजी की गई और मिठाई बांटी गई। हालांकि नगर निगमों में बीजेपी को खासा झटका लगा है। उसके हाथ से 7 नगर निगम निकल गए हैं। इनमें से 5 कांग्रेस ने जीत लिए हैं, जबकि एक आम आदमी पार्टी और दूसरे पर बीजेपी की बागी निर्दलीय प्रत्याशी काबिज हो गई। इसके बाद भी बीजेपी वार्डों में मिली जीत को ऐतिहासिक बता रही है। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने जनता का आभार जताया है। भारतीय जनता पार्टी ने जीत का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। आज तक इतनी बड़ी सफलता उन्हें प्राप्त नहीं हुई। आज अपनी अथक मेहनत और परिश्रम से जो मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया है, मैं इसे आज सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं अपने प्रदर्शन से कांग्रेस उत्साहित तो है, लेकिन बीजेपी पर प्रशासन और पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। बीजेपी ने साबित कर लिया कि सरपंच से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक पैसे का वो उपयोग करना चाहती है। निकाय चुनाव के नतीजों को देखें तो नगर पालिका और परिषद में बीजेपी ने 90% जीत दर्ज की है, लेकिन कांग्रेस की जीत भी बड़ा मैसेज दे रही है। नरसिंहपुर में हत्या के प्रयास के आरोप से बरी किए गए गोटेगांव विधायक जालम सिंह पटेल और उनके बेटे मणि नागेंद्र पटेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक जालम सिंह पटेल और उनके बेटे को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने सांसदों विधायकों के मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत से इस मामले का पूरा रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। हाईकोर्ट ने अपील पर अगली सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तारीख तय की। नरसिंहपुर के गोविंद केटले पर साल 2014 में जानलेवा हमला हुआ था। पीड़ित की एफआईआर पर पुलिस की एसआईटी की जांच की गई, जिसमें गोटेगांव विधायक जालम सिंह पटेल, उनके बेटे मणि नागेंद्र पटेल, गार्ड शरद बरकड़े को उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी। दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी ने गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसका छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश स्तर पर विरोध करने वाली है। गुरुवार दोपहर 12 बजे रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित ईडी मुख्यालय के सामने पूरे प्रदेश से हजारों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता जुटेंगे और विरोध दर्शाएंगे। इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई विधायक शामिल होंगे। विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि पिछले कुछ सालों से केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बताया कि शुक्रवार को भी कांग्रेस प्रदेश के सभी जिलों में इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को ईडी के द्वारा भेजे गए सम्मन के विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन करने जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी हजारों की संख्या में कांग्रेस दल एकत्रित होकर ईडी के इस बर्ताव के खिलाफ, ईडी के इस सम्मन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मध्य प्रदेश में सरकारी वकीलों की नियुक्ति में आरक्षण देने की मांग हाईकोर्ट ने ठुकरा दी। मामले पर ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। बीते दिनों सुनवाई पूरी करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसे आज सुनाया गया।
फैसले में हाईकोर्ट ने शासकीय वकीलों की नियुक्ति में आरक्षण लागू करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सरकार खुद चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होने वाली इन नियुक्तियों में आरक्षण लागू कर सकती है। हाईकोर्ट से याचिका खारिज करने के बाद अब याचिकाकर्ता इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक और इसमें एक एसएलपी दायर करने की तैयारी में है। राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास वितरण के दौरान हंगामा हुआ। श्याम नगर में हितग्राहियों को पीएम आवास का वितरण करने के लिए अफसर पहुंचे थे। यहां हितग्राहियों ने आवास वितरण में अपात्रों को लॉटरी के जरिए आवास बांटने का आरोप लगाया और साथ ही अफसरों से मारपीट तक कर दी। हितग्राहियों का ये कहना है कि लॉटरी के जरिए अपात्रों को योजना का लाभ दिया गया। जिन्हें लाभ दिया गया वो ना तो स्लम एरिया के रहने वाले हैं और ना ही उनका वेरिफिकेशन हुआ है। ऐसे में कुल 274 में से 73 सरकारी आवासों में धांधली हुई। पात्र हितग्राहियों के नाम काट दिए गए। साथ ही जिनके नाम काटे गए वे निगम की पहली किश्त में अपनी राशि जमा कर चुके हैं। इसके अलावा हितग्राहियों ने अफसरों पर सर्वे में गड़बड़ी के आरोप लगाए। हंगामा होने के बाद निगम प्रशासन ने मामले में जांच का आदेश दे दिया है। दुर्ग जिले के पुलगांव में शिवनाथ नदी के पुराने पुल से नीचे गिरी कार 3 दिन बाद आज निकाली गई। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के साथ पुलिस और स्थानीय लोगों की टीम 3 दिन तक जिसको ढूंढ न पाए उसे मछुआरों ने बिना किसी उपकरण की मदद के सिर्फ मछली मारने के जाल और ट्यूब के सहारे आधे घंटे में ढूंढ निकाला। मछुआरों ने छोटी पुलिया पर नारियल रखकर पूजा अर्चना की और फिर जिस स्थान पर कार गिरी वहां से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर 30 फीट गहरे पानी में कार को ढूंढ निकाला। स्विफ्ट कार में गिरकर जिस युवक की मृत्यु हुई वो रायपुर के पचपेड़ी इलाके के रहने वाले निशांत भंसाली थे। पेशे से अकाउंटेंट और शादीशुदा निशांत 17 जुलाई को घर से नाराज होकर निकले। रात करीब 11:15 बजे उन्होंने अपनी मां से फोन पर आखिरी बार बात की। उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। टिकरापारा पुलिस ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसी बीच दुर्ग के पुलगांव में छोटे पुलिया से कार गिरने की खबर आई। साथ ही निशांत के मोबाइल का आखिरी लोकेशन पुलगांव ही मिला तो परिजन आज सुबह वहां पहुंच गए थे। कार को क्रेन के सहारे बाहर निकाला गया। 3 दिन पानी में रहने की वजह से लाश खराब होने लगी। पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया है। पुलिस ये पता लगा रही कि निशांत ने कार नदी में गिराकर खुदकुशी तो कहीं नहीं की। इस घटना के पीछे कोई और तथ्य हैं क्या, हर एंगल से जांच हो रही। निशांत के पापा मनोहरमल जैन ने फ़ोन किया कि यार बालू कल से वो नाराज़ होकर घर से निकला है और अभी तक पता नहीं चला है। तो मैं बोला भाई कोई थाने में आप इतला कर दो। तो उन्होंने टिकरापारा में इतला किया था। उसके बाद से ढूंढने की प्रक्रिया चालू थी। आज जब लोकेशन मोबाइलों के लोकेशन टावर मिले उसके हिसाब से हम लोग इधर आए थे। वो घटना हमारे ही घर की है। जहाँ से जैसे ये गाड़ी हमने उनको इन्फॉर्म किया, उनके घर वाले भी यहाँ पे आए हुए थे। 3 घंटे की मशक्कत के बाद गाड़ी को निकाला गया। इसकी पहचान भी परिवार वालों ने निशांत के रूप में की है। 36 वर्षीय अकाउंटेंट था, काफ़ी परेशान था। प्रथम दृष्टया अभी जो सामने बातें आ रही है इससे ये सुसाइड नज़र आ रहा है, लेकिन डिटेल में मर्ग जाँच की जाएगी। अंबिकापुर के नवोदय विद्यालय में इस साल 40 सीटों पर छात्रों का दाखिला हो रहा है, जिसकी वजह से अभिभावक परेशान हैं। दरअसल हर साल नवोदय विद्यालय में 80 छात्रों का दाखिला होता था, लेकिन विद्यालय के प्राचार्य की माने तो नए भवन का अधूरा निर्माण होने की वजह से 40 सीटों पर बच्चों का प्रवेश होगा। प्राचार्य ने दलील दी कि न केवल अंबिकापुर बल्कि जहां जहां नए नवोदय विद्यालय संचालित हो रहे हैं वहां 40 सीटों पर ही भर्ती की गई। जब सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार को इस मामले में बताया गया तो उन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालय के प्राचार्य से इस बारे में जानकारी ली जाएगी। साथ ही आश्वासन दिया कि 80 सीटों पर छात्रों का दाखिला होगा। नवोदय विद्यालय जो है मेधावी बच्चों के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है कि बच्चे यहाँ आकर के अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। और ऐसे में इन्होंने जो है 50% सीट की कटौती कर दी है, जिससे क्षेत्र के 50% बच्चों की प्रवेश से वो लोग वंचित हो जा रहे हैं। तो हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि और 40 सीटों पे ये
बच्चों की नाम प्रकाशित करने की कृपा करें। स्कूल है, उसी में तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग सब, हॉस्टल सब है। इसी के माध्यम से ये हंसी ले रहा है। सरगुजा नवोदय 2017 में चालू हो गया है और टेम्पररी साइट में थे और उधर बच्चों का हॉस्टल का और शॉर्टेज था, इसलिए शुरुआत से 40 स्टूडेंट्स का और एडमिशन हो रहा है। ज्ञान में आया है तो नवोदय के प्राचार्य को बुला के मैं एक बार पूछूंगा कि क्यों यहाँ पे 80 की बजाय 40 सीटों का हुआ है, और अगर 80 का होना है तो 80 का होगा। एक बार उनको मैं बात भी करूँगा और नवोदय विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी जो रायपुर में भी जिसके अधिकारी बैठते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, उनसे बात की जाएगी। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में प्रस्तावित महाजैंको के कोल ब्लॉक में भू अधिग्रहण नीति का लाभ लेने के लिए बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीदी बिक्री की जा रही। ये जानकर आपको हैरत होगी कि कोल ब्लॉक प्रभावित 14 गांव में पिछले 6 महीने के भीतर 5000 से अधिक लोगों के नामांतरण और बंटवारे हुए। क्यों हुए इतनी बड़ी संख्या में नामांतरण और बंटवारे, इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट है, देखिए। गौर से देखिए, ये है रायगढ़ जिले का तमनार ब्लॉक, जहां महाजैंको यानी कि महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को कोल ब्लॉक आवंटित हुई। यहाँ जहाँ भी नजर जा रही है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन, पोल्ट्री फार्म के शेड बनाए जा रहे हैं। ये निर्माण ब्लॉक के विकास या रोजगार की कहानी नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जमीन अधिग्रहण के मुआवजे के लिए बड़े खेल का मैदान तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि नियमानुसार किसी भी व्यक्ति की जमीन अगर किसी उद्योग समूह या परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाती है तो उसे जमीन के 4 गुना मुआवजे के साथ 5 लाख रुपए बोनस की राशि दी जाती है। अगर जमीन के टुकड़े हो तो उसके मुआवजे का आकलन वर्ग फीट के आधार पर किया जाता है। जमीन पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन या पोल्ट्री फार्म शेड बने होने पर और अधिक मुआवजे का प्रावधान है। इसी नीति का फायदा उठाने बड़ा खेल यहाँ चल रहा है। तत्कालीन एसडीएम अशोक मार्बल ने सब कुछ जानते हुए इस पर चुप्पी साध रखी है। तो अगर इसकी ईमानदारी से पूरी जांच हो, अगर इसमें पूरी कार्यवाही अगर हो तो लगभग ये 1000 करोड़ से ऊपर का जमीन घोटाला है और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों के ऊपर कठोरात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। लोगों ने यहाँ ग्रामीणों से मुंहमांगी कीमतों पर जमीन खरीद ली और 5-10 डिसमिल के छोटे छोटे टुकड़ों में रजिस्ट्री करा ली ताकि मुआवजे की गणना वर्ग फीट में की जा सके। खास बात यह है कि खरीदारों में 900 से अधिक दूसरे प्रदेशों के हैं। फरवरी 2021 में राजस्व विभाग की ओर से कोल ब्लॉक प्रभावित सभी गांव में खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण विशेष परिस्थिति में खरीदी बिक्री की अनुमति तत्कालीन एसडीएम ने दे दी। एसडीएम का कहना है कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है और जिला प्रशासन को इससे अवगत कराया गया है। समाचार पत्रों में जो न्यूज़ आई है उसके आधार पर हमने संज्ञान लिया है और वास्तव में छोटे टुकड़ों में रजिस्ट्री हुई है और इसकी जांच कराए फिर कार्रवाई की जा रही है। हम सब रजिस्ट्रार से जानकारी ले रहे हैं और सभी को नोटिस जारी कर कार्रवाई करेंगे। मामला उजागर होने के बाद भाजपा अफसरों और भूमाफियाओं पर मिलीभगत का आरोप लगा रही है। प्रशासनिक मिलीभगत के साथ में सरकारी योजनाओं का जो उजागर कर दी जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि बाहरी लोग आकर के और यहाँ के स्थानीय लोगों की जमीनें टुकड़े टुकड़े में खरीद लेते हैं और उसका मुआवजा वसूलते हैं जो भारी भरकम राशि होती है। और ये एक बड़ा घोटाला है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, तह में जानी चाहिए ताकि सरकारी राजस्व का नुकसान न हो सके। खास बात यह है कि गांव में इन जमीनों पर बड़ी संख्या में मकान और पोल्ट्री शेड भी बनाने का सिलसिला जारी है। 9 गांवों को मिलाकर 150 से अधिक पोल्ट्री शेड गांव में बनाए जा चुके हैं। अगर इन खातेदारों को मुआवजा दिया जाता है तो महाजैंको को 300 करोड़ से अधिक का फटका लगेगा। बड़ा सवाल यही है कि अगर खरीदी बिक्री पर रोक थी तो अनुमति क्यों दी गई? बड़े प्लॉट की छोटे छोटे टुकड़ों में रजिस्ट्री क्यों की गई? बाहरी लोगों के नाम पर नामांतरण पर जांच क्यों नहीं की गई? अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। कर्नाटक के उडुपी जिले के टोल नाके पर एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस के एक्सीडेंट का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। उडुपी के बिंदूर इलाके में इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें एम्बुलेंस सवार मरीज, 2 मेडिकल स्टाफ और एक टोल कर्मचारी शामिल है, वहीं ड्राइवर घायल है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में आरोपी 2 गैंगस्टर को पंजाब पुलिस ने अमृतसर में मार गिराया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर
बकना गांव में करीब 5 घंटे एनकाउंटर चला। मरने वाले गैंगस्टर के नाम जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत मन्नू है। इस ऑपरेशन में 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। वहीं अब एक अलग बेंच का गठन किया जा सकता है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान विधानसभा की कार्यवाही को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगले बुधवार तक सभी पार्टियां अपने मुद्दों की लिस्टिंग हमको सौंप दें। कांग्रेस और टीआरएस सांसदों ने मानसून सत्र के तीसरे दिन महंगाई और रोजमर्रा की चीजों पर लगने वाले जीएसटी के मुद्दे पर संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे मुद्दों को उठाएं। भाजपा सरकार ने 140 करोड़ जनता पर हमला किया है। इधर पन्ना के सिमरिया थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। एक युवक ने शौच करने गई नाबालिग से डरा धमकाकर दुष्कर्म किया, मारपीट की। शिकायत पीड़िता के परिजनों ने सिमरिया और पवई थाने में की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक दफ्तर पहुंचकर एएसपी आरती सिंह से मदद मांगी। कहाँ शिकायत की? हाँ किया है, सिमरिया में किया, पवई में किया, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आज कहाँ आई आप? हम ये चाहते हैं कि अब कोई उसमें होगा ना कार्रवाई हो। उनके द्वारा बताया गया कि मां के साथ भी मारपीट की घटना हुई है, तो दोनों ही शिकायतों पर मुकदमा सिमरिया थाने में कायम कर पुलिस जांच कर रही है और जल्दी ही इसमें कुछ न कुछ कार्यवाही की जाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।